हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीटेड एग्ज़ाम 2024 जो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे 21 जनवरी को होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको भी पता है परिवार एवं मित्र से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीटेड एग्ज़ाम में ईवीएस की एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अपनी इस वीडियो को कॉपी करिए, इसके बाद अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह अपने दोस्तों में सब जगह पे शेयर कर दीजिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है परिवार। परिवार से जैसे कि आपको पता है यहाँ पे ईवीएस की क्लास शाम 7 बजे डेली चलती है। तो उस टॉपिक में हर एक टॉपिक आपकी जो ईवीएस की एनसीईआरटी में पूछी जाती है, यहाँ पे शाम 7 बजे यहाँ पे थियरी कराई जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे ही थियरी कंप्लीट होती है 15-16 तारीख के बाद से आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारी थियरी क्लासेस यानी ईवीएस की एनसीईआरटी ली है, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे, अगर टेलीग्राम चैनल आपके पास नहीं है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे या तो फिर कमेंट बॉक्स में इसकी कॉपी लिंक, टेलीग्राम का जो लिंक रहेगा मैं उसको मेंशन कर दूंगी, उसको आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको वीडियो की लिंक, इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे पढ़ने का मटेरियल जैसे कि पीडीएफ वगैरह बुक्स वहाँ पे कुछ मिल जाएंगे। इसके बाद आपको बताते हैं कि ये सारी जो आपको वीडियो की लिंक चाहिए वो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सीटेड ईवीएस की एनसीईआरटी 2023 करके लिखा होगा, वहाँ पे आपको जो अभी 24 में जो आपका करंट 2021 में आपका एग्ज़ाम होगा वो उसी सारे टॉपिक पे वहाँ पे सॉल्व मतलब बताया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परिवार। तो परिवार से कैसे, किस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा वो चलो यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले आप पेन और नोट्स लेके बैठ जाइए, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि पेन और नोट्स ले लीजिए। जो कि आपको क्या रहेगा कि आप मैं यहाँ पे इतनी सारी इतनी बड़ी जो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको सिर्फ वहाँ पे वन लाइनर चीज़ें नोट करना है। जैसे कि मैं बताती जाऊँगी उसे आप नोट करते जाइएगा। इससे क्या होगा, आपके एग्ज़ाम में 10 दिन पहले जो रह जाएगा उसमें रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि थियरी अगर आपको अच्छी रहेगी ना तो प्रैक्टिस सेट कहीं से भी किस तरीके से भी घुमा के पूछ लेगा ना तो वो आप फटाक से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए परिवार। पहला पॉइंट हमारा क्या है, आप हेडिंग डाल लीजिए परिवार। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या है, एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। जैसा कि आपको पता है मैंने परिवार टॉपिक से भी ली है, उसका वहाँ पे परिवार करके एनसीईआरटी में जो या मेरे प्लेलिस्ट में बना है उस वीडियो में देखना, वहाँ पे परिवार रिलेटेड से एक आपको वीडियो मिलेगी। तो वहाँ पे देखिए उस पर विथ एक्सप्लेन करके मैंने चीज़ें बताई कि परिवार किस तरीके से रहते हैं, इनका क्या नेचर होता है, कितने लोग कितने भागों में बटे होते हैं, एकल परिवार क्या होते हैं, संयुक्त परिवार क्या होते हैं, सब कुछ मैंने विथ एक्सप्लेन करके बताया था। तो अभी टाइम कम है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पे जो चीज़ें करा रही हैं उसको तो मैं कराऊंगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम होगा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ठीक है, यहाँ पे देखिए एकल परिवार में सिर्फ माँ बाप एवं उनके बच्चे, यानी जैसे कि मम्मी पापा उनके बच्चे। ठीक है, इसके बाद सिर्फ मम्मी पापा उनके बच्चे, ना कि दादा दादी। दादा दादी जहाँ ही ऐड हुए, अगर दादा दादी चाचा चाची प्लस उनके अविवाहित बच्चे जैसे ही ऐड हुए वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए मतलब विवाहित बच्चे जो ऐसे ऐड होंगे वो संयुक्त परिवार में आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी, तो इससे पहले हम थोड़ा सा थियरी देख लें, इसके बाद विस्तार एक्सप्लेन करके बताऊंगी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परिवार, एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। दूसरा परिवार, दूसरा चीज़ क्या है, संयुक्त परिवार में दादा दादी चाचा चाची बुआ फूफा माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी मामा मम्मी मौसी माँ बाप और बच्चे होते हैं। ठीक है,
यहाँ पे ये बातें की गई। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार यहाँ पे कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। जैसे कि आपको पता है आपकी सिलेबस में सीटेट के जो सिलेबस दिया गया होगा उसमें ईवीएस की एनसीईआरटी में आपको वहाँ पे सीधा पहले ही बता दिया गया है कि 6 थीमों से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो 6 थीमों से जो कि आपको यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही है शाम 7 बजे की ईवीएस की एनसीईआरटी में, तो आपको बताया 6 थीम से करा जिसमें से परिवार भी आपका उन 6 थीम से में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन है उसमें से 6 थीम में विभाजित किया गया है और 6 थीम से ही आपका क्वेश्चन आएगा। उसमें से एक आपका थीम परिवार भी है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें की गई हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इस प्रकार है, मैंने थीम से भी लिया गया है। थीम उप थीम कितने प्रकार के होते हैं वो भी चीज़ें मैंने विथ एक्सप्लेन करके आप मेरे चैनल पे जाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट ईवीएस की एनसीईआरटी 2023 करके दिया गया है। उसमें देखिएगा, उसमें दिया है संपूर्ण थीम्स, संपूर्ण थीम उप थीम कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्या यूज होता है, मैंने सब कुछ बताया है। जाके आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा, ऊपर ही एकदम दिख है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो इस प्रकार है, पहला आप थीम इसको 6 थीम में यहाँ पे देखिए थीम हेडिंग डालिए। आप पहले थीम हेडिंग डालिए और थीम में डालने के बाद इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे थीम हेडिंग, तो थीम हेडिंग डालने के बाद देखिए पहला परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा, छठा यहाँ पे चीज़ें जो हमें बनाते हैं और करते हैं। तो यहाँ पे 6 थीम हो गए जो कि इस प्रकार हैं। आप इसे थीम हेडिंग डाल के लिख लीजिए। तो पहले हम यहाँ पे बात करेंगे परिवार से। देखिए यहाँ पे बहुत ही विस्तार क्या, इस छोटी सी चीज़ें मतलब जो इतनी सारी एक्सप्लेन करनी होती है उस यहाँ पे देखिए कितना छोटे शब्द में दिख गया है। बस एकल परिवार डालना है और संयुक्त परिवार डालना है। लेकिन मैंने एक वीडियो, इसकी पूरी वीडियो बनाई है, तो कम से कम आप जाके ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में बना है ईवीएस के एनसीईआरटी में, उसमें लिखा होगा ऊपर ही परिवार एवं मित्र, वो जरूर क्लिक करके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें परिवार से किस तरीके से सीटेट में एग्जाम में पूछा जाता है और किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं वो सारे कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे भी थोड़ी चीज़ें मैं बता देती हूँ कि परिवार क्या होता है। परिवार वो चीज़ें होती हैं जिसमें यहाँ पे दादा दादी, चाचा चाची, परिवार, यहाँ पे उनके मतलब उनके विवाहित बच्चे, वो सारे समुदाय को मिला के एक परिवार का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, परिवार। जिसमें वहाँ पे कुछ जिम्मेदारी किसी को दी जाती, कुछ जिम्मेदारी किसी और को दी जाती है। सारे जिम्मेदारियों को मिलाकर एक मुखिया देखता है, उसी को ही कहते हैं परिवार। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है एकल परिवार को, जो कि इसमें दिया गया है बस पापा मम्मी, उनके अविवाहित बच्चे, मतलब वहाँ पे सिर्फ मम्मी पापा, उनके बच्चे रहे, चाहे 1 2 3 4 जो भी उनके बच्चे रहे, लेकिन उनकी शादी ना हुई रहे। ठीक है, मतलब यही कहा गया कि पापा मम्मी, उनके अविवाहित बच्चे, वो क्या होते, किसके अंतर्गत आते हैं, तो एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं। अब संयुक्त परिवार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए संयुक्त परिवार हेडिंग डालिए। संयुक्त परिवार में आपको देखिए, संयुक्त परिवार में दादा दादी, यहाँ पे देखिए दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, बुआ, इतने सारे लोग रहते हैं, प्लस उनके यहाँ पे विवाहित बच्चे, प्लस उनके यहाँ पे विवाहित बच्चे, उसी परिवार को क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ें लिखी गई हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब इसके बाद आपको बता दिया गया कि 6 थीम होते हैं और इसके बाद उप थीम आपको कह दिया जाए तो उप थीम कितने होते हैं, तो उप थीम आपको यहाँ पे 4 प्रकार देखने को मिलता है। तो 6 कितने यहाँ पे उप थीम कितने हुए, 4, और थीम कितने हुए, तो 6। तो 6 थीम 4 उप थीम, 6 थीम 4 उप थीम, 4 उप थीम 6 थीम।
आई होप आपको चीज़ें घुस गया होगा दिमाग में बढ़िया से कि ये चीज़ें क्या होती हैं और किस तरीके से आपको सीटेट एग्ज़ाम में पूछ जाता है। तो थीम तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ईवीएस की एनसीईआरटी मैंने अच्छे से करा रखी है, उसकी दो प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। एक आपका 2023 का जो 20 अगस्त में आपको एग्ज़ाम हुआ था उसकी भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। फिर इसके प्लस आपको 2024 में जो आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को होने वाला है वो सारी जो मैंने प्लेलिस्ट में बना के रखी है वो भी वहाँ पे सारी चीज़ें विथ एक्सप्लेन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे मिड डे मील। यहाँ पे क्या मिलता है? मिड डे मील। मिड डे मील अब ये क्योंकि सीटेट में पूछता है तो मिड डे मील कब लॉन्च हुआ था तो ये भी पूछता है, और किस लिए यूज़ किया गया, किस लिए लॉन्च किया गया था तो ये भी यहाँ पे बात आती है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या है, मिड डे मील का हेडिंग डालिए, मध्यमान भोजन स्कीम देश के यहाँ पे 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को यहाँ पे आरंभ की गई। तो मिड डे मील कब आरंभ किया गया? 15 अगस्त 1995 को यहाँ पे आरंभ की गई। कितने ब्लॉकों में? तो 2408 में। तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए 15 अगस्त 1995 हो गया था। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए क्यों हुआ था ये चीज़ें भी दी गई है। तो वर्ष 1997 से 98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इस विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। तो यहाँ पे ये चीज़ें की गई कि जो वैकल्पिक नवाचारी है इसके बाद यहाँ पे केंद्रों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं यानी यहाँ पे सारी चीज़ें के लिए व्यवस्था यहाँ पे मध्यमान 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील लागू कर दिया गया था ताकि क्या बच्चे कोई भी बच्चे यहाँ पे भूखा ना हो। लेकिन सीटेट में कैसे सीटेट में कैसे एग्जाम में पूछता है कि मिड डे मील योजना क्यों लागू किया गया था और कब। तो वहाँ पे चार लाइन आपको मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से दिया रहेगा नामांकन की संख्या को बढ़ाना, या फिर बहुत सारे बच्चों को लालच से बुलाना, या बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे बच्चों की संख्या को बढ़ाना, या कोई बच्चा भूखा ना रहे इसलिए घर से न खा के स्कूल में आके अपना पेट भरे। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चीज़ें ये ना सोच कर बढ़ाइएगा कि यहाँ पे ये चीज़, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा जो कि ये 3 ऑप्शन आपका इग्नोर करेगा। इस तरीके से सीटेट में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि ऐसे इस तरीके की प्रीवियस ईयर आप देखेंगे खुद मिड डे मील जब आपको दिखेगा तो उसमें यही चारों ऑप्शन जो मैं अभी बताई वही चारों ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें से यही आपका सही होगा कि बच्चों की जो नामांकन संख्या होते हैं उन संख्या को बढ़ाने के लिए यहाँ पे चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका दिमाग में ये बातें जरूर नोट करिएगा और प्रीवियस ईयर यही उठा के देखिएगा, यही आपको आंसर देखने को सही मिलेगा। अब यहाँ पे बात आती है दांडी यात्रा। तो यहाँ पे देखिए दांडी यात्रा के बारे में, दांडी यात्रा कौन लागू किया था और क्यों लागू किया था और कब से यहाँ पे और कितने किलोमीटर दूर ये लोग चले थे, ये सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए तो यहाँ पे देखिए दांडी यात्रा आपको पता है कि साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। गुजरात के यहाँ पे अहमदाबाद नवसारी जिले में यहाँ पे ये तक पहुँचे थे। कितने किलोमीटर? तो 397 किलोमीटर। ठीक है, 397 किलोमीटर ये गांधी जी और उनके कुछ साथी जो मेंबरशिप थे वो यहाँ पे इनके साथ यहाँ पे चले थे पैदल यात्रा। तो ठीक है, तो ये कब, इसके बाद यहाँ पे देखिए सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। तो दांडी यात्रा शुरू इसीलिए किया गया था कि अंग्रेजों ने भारत पर नमक बनाने का काम था उस पर पाबंदी कर दी थी, इसलिए गांधी जी ने कहा कि हम खुद का अपना नमक बनाएंगे। तो इसलिए उन्होंने दांडी यात्रा स्टार्ट किया था जो कि साबरमती आश्रम से, और ये कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद यहाँ पे जो नवसारी जिला था वहीं से स्टार्ट किया। वहाँ पे क्या हुआ कि 397 किलोमीटर वो लोग पैदल चले थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा गया है
गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश क्यों, बंदिश कैसी। मतलब वहाँ पे उन्होंने सीधा कह दिया कि हम अपना नमक कानून, इस नमक कानून को हम तोड़ेंगे और अपना खुद का नमक हम लोग खुद बनाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी है तो हमें उस पर बंदिश क्यों की जा रही है। इसीलिए उन्होंने ये सारे मेंबर्स को लेके दांडी यात्रा स्टार्ट किया था। कब किया था, तो 1930 में। कब किया गया था, 1930 में। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साबरमती आश्रम के नवसारी जिले से इन्होंने समुद्र तट तक इन्होंने अपना दांडी यात्रा स्टार्ट किया था। 397 किलोमीटर तक ये लोग अपने मेंबरशिप के साथ पैदल चले थे। ठीक है, दांडी यात्रा। अब बात आती है जल, जो कि आपके थीम में भी है, जो कि जो 6 थीम है उस थीम में से भी आपका एक थीम क्या है, जल। तो जल से भी देखेंगे क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो पहला पॉइंट आप देख ली, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन जो कि है ई भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका होता है। मतलब 3/4, 3/4, जो कि आपकी पृथ्वी से 3 भाग पे पानी है, 1 भाग आपका स्थल है। इसलिए क्या कहते हैं, पृथ्वी को क्यों, पृथ्वी को कौन सी ग्रह के नाम से भी बुलाया जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी बुलाया जाता है। किस नाम से, नीला ग्रह से, नीला ग्रह के नाम से भी पृथ्वी को बुलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी और ग्रह से देखेंगे अपनी पृथ्वी को, तो पृथ्वी हमारी कैसी है, नीले ग्रह की तरह दिखती है, क्योंकि इस पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए यह पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह भी प्राणियों के लिए आवश्यक है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। इसके बाद यहाँ पे चीज़ें और क्या की गई है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि जो आपका जो 1 पॉइंट ऐसा है, 1% जो जल पीने योग्य है, बाकी 97% आपका यहाँ पे जल लवणी यानी महासागरों में देखने को मिलेगा। और महासागर का जो जल होता है वो कैसा होता है, तो लवणी होता है। तो इसलिए उसे हम मतलब बहुत ही खारा होता है, उसे हम पी नहीं सकते। तो 2% ऐसे होते हैं यहाँ पे, 2% आपका यहाँ पे भूभागों में देखने को मिलता है, 1% आपको जलाशयों, पर्वतों, झीलों में देखने को मिलता है। वही पानी पीने योग्य हमारे लिए है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए अलवण जल केवल 2.7% ही है। उसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। जो कि देखो मैंने अभी यही बताया कि यहाँ पे 2% पानी जो भूभाग यानी बर्फ की चादरों हिमालयों से ढका हुआ है। तो यहाँ पे कितने % आपको पानी देखने को मिलता है, ये भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जल में ऑक्सीजन की नमी के कारण मछलियाँ मर जाती हैं। मतलब जल में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो मछलियाँ होती हैं वो किससे, अपने यानी लंग से, यानी गलफड़ों से वो अपने मतलब सांस को लेती हैं। अपने मछलियाँ कैसे सांस लेती हैं, तो अपने गलफड़ों के द्वारा सांस को लेती हैं। लेकिन जल में अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगा तो मछलियाँ क्या होगी, मछलियाँ मर जाएंगी, क्योंकि मछलियाँ कहते हैं मछली जल की मतलब जीवन ही उसका पानी है। अब बात आती है यहाँ पे, देखिए और चीज़ें क्या लिखी हुई है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छे तरीका यही है कि उबालना, क्योंकि देखिए अभी जब आपको फीवर हो जाता है या फिर कोई एक मिनट, जैसे कि आपको कोई चीज़ें जैसे हो जा रहा है कि आपको बुखार हुआ है, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास गए, आप कोई डॉक्टर के पास गए तो उसमें से क्या हुआ कि
आपने डॉक्टर ने आपको क्या एडवाइस दिया कि गर्म पानी पीजिए। तो गर्म पानी ये नहीं बोल रहे हैं कि गर्म पानी क्यों, क्योंकि आप क्या किसी बैक्टीरिया से जो भी दवा आप खा रहे हैं तो बाहर की कोई भी ऐसी बैक्टीरिया आपके शरीर में बॉडी में नहीं जानी चाहिए जो कि उसका साइड इफेक्ट आपके शरीर पर पड़े। इसलिए क्या करते हैं, जो भी गर्म पानी होता है तो वो गर्म पानी को उबाल कर पीने के लिए बोलते हैं कि इससे उससे क्या होती है, जो गर्म पानी जैसे ही पानी गर्म होता है उससे सारी बैक्टीरिया सारी वायरस सब खत्म हो जाती है। तो वो पानी आपका कैसा पानी हो जाता है, एक स्वच्छ पानी हो जाता है। इसलिए कभी जैसे कि आपको कभी सर्दी जुकाम कोई भी ऐसा रोग हो गया है या फिर हैजा तरीके से हैजा हो गया है, तो ये सब क्या होता है कि इससे डॉक्टर क्या बोलते हैं आपको, इसीलिए बोलते हैं कि आप जो भी पानी पीजिए गुनगुना पानी करके पिए, ठीक है। तो गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जो भी पानी आप पिएंगे उससे क्या होगा, अगर आप कोई ऐसा वैसा पानी पी रहे हैं तो आपको दस्त और हैजा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि हैजा होने से दस्त होने से आपको उल्टी बहुत ज़्यादा होती है। उल्टी होने से क्या होता है कि आपकी जो शरीर में पानी होती है वो पानी कम होने लगता है और आपका शरीर क्या होता है, सुस्त हो जाता है। तो इसलिए जब दस्त और हैजा स्टार्ट होता है तो क्या होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहला आपको ग्लूकोज चढ़ाते हैं। जैसे कि आपके साथ, सॉरी भगवान आपके साथ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि अपने अगल बगल या घर में देखा होगा, कभी किसी को दस्त या उल्टी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो डॉक्टर होते हैं उनको ग्लूकोज यहाँ पे चढ़ाते हैं। तो कम से कम 2 4 6 ग्लूकोज तो चढ़ाई, ताकि उससे क्या होता है कि उनको उल्टी आना बंद हो जाए और जो भी चीज़ उनको जो दवा ववा खिलाया जा रहा है वो उनके शरीर में रहे, तो उससे क्या होती है, उनके दस्त भी सही हो जाते हैं। तो ये रही बात आपको यहाँ पे, इसलिए गंदा पानी आपको पीना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद देखिए, दस्त या उल्टी में शरीर में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए यही चीज़ें मैंने आपको अभी बताया कि दस्त और उल्टी से क्या होता है, आपका बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है और आपकी बॉडी क्या होती है, सुस्त हो जाती है। ठीक। अब ये रही बात यहाँ पे ये चीज़ें, इसीलिए पानी हमेशा उबाल कर ही पीना चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना करके, या फिर पानी को उबाल दीजिए। उबालने के बाद क्या करें, फिर उस पानी को बॉटल में रख के फ्रिज में रखे। अगर आप नहीं गर्म पानी पी सकते हैं तो लेकिन पानी को पहले उबाल लीजिए, फिर बॉटल में रख के फ्रिज में रख दीजिए, वो ठंडा हो जाएगा, फिर जाके आप पीजिए तो वो पानी क्या नॉर्मल हो जाएगी, तो आप आराम से पी सकते हैं। लेकिन पानी को पहले उबाल लेंगे तो उससे सारी कोई भी बैक्टीरिया रहेगी सब समाप्त हो जाएगा और आपका पानी जो रहेगा वो स्वच्छ रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आती है मृत सागर। जैसे कि आपको पता है मृत सागर क्या होता है, यहाँ पे देखिए हेडिंग डाली मृत सागर के बारे में। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है। देखिए, अभी आप अगर चीज़ें नोट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वीडियो को स्टॉप करके चीज़ें नोट कर लिया करें, क्योंकि क्या होता है जब मैं पढ़ाने लगती हूँ तो चीज़ें मैं और भी चीज़ें उससे रिलेटेड कराती हूँ, तो वो चीज़ें जो आपके टॉपिक में भी नहीं रहता वो मैं उससे रिलेट भी कराती हूँ, जिससे क्या होता है कि अगर वो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है लेकिन उससे रिलेट जो चीज़ें होती हैं वो कभी कभी आपकी बुक में भी नहीं दी जाती और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ ताकि आपको अगल बगल भी चीज़ें तैयार साथ में होती रहे। तो जो चीज़ें यहाँ पे है उसको तो ज़रूर नोट करिएगा, लेकिन जो मैं बोलती हूँ उसको भी ज़रूर नोट करिएगा। अगर नहीं नोट कर पाती तो वीडियो को स्टॉप कर करके ही नोट करें, लेकिन करें तो ज़रूर करें। ठीक है। यहाँ पे देखिए मृत सागर, आप हेडिंग डाल लीजिए। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। और आपको बता देते हैं कि ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मृत सागर में 1 लीटर पानी में कितना नमक पाया जाता है, तो कितना नमक, 300 ग्राम नमक। 300 ग्राम नमक आपका यहाँ पे पाया जाता है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। इससे 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हमें ऐसे तैर सकते हैं जो कि आराम से लेटे हों। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए उनका जो यहाँ पे
डूबने की जो शक्ति होती है वो खत्म हो, क्योंकि इतना नमक, इतना ज़्यादा उसमें नमक, खारा नमकीन होता है कि आप पानी में आराम से चल सकते हैं, पानी में आप चल सकते हैं, आप लेट सकते हैं। इस तरीके से मृत सागर में आपका बॉडी का जो लेवल, आपका जो वेट होता है वो पानी के वेट के बराबर, दोनों का लेवल बैलेंस हो जाता है। उस बैलेंस में क्या होता है कि आप डूबते नहीं हैं, आप पानी के ही ऊपर रह जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही चीज़ कहा गया है मृत सागर के बारे में। देखिए यहाँ पे एक इंसान किस तरीके से बिना तैरे हुए आराम से लेटकर पढ़ाई कर रहा है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम है, सोच रहे हैं हमको भी इस तरीके का लाभ चाहिए और चले गए वहाँ पे मृत सागर जो कि जल में आराम से लेट कर पढ़ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। जब टाइम मिलेगा तब जाइएगा, बट अभी नहीं, अभी सिर्फ इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए और आगे क्या चीज़ें हैं। तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आपको नोट करा दी गई हैं। इसको आज रिवीजन करिए। मैं और भी वीडियो आपको थोड़ा और वीडियो में बड़ी करूँगी, 30 से 35 मिनट की वीडियो बनाऊँगी, जो कि और चीज़ें अच्छे जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी भी आपका मतलब जो आपकी मैम है उनका भी एग्ज़ाम है। तो इसमें से भी मैं टाइम निकाल के आपको यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ, ताकि आपका एक दिन भी गैपिंग ना हो। जो चीज़ें आप हमेशा आप थोड़ा ही थोड़ा पढ़ते रहे, लेकिन चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा ही वीडियो मैं बना पाती हूँ। इसलिए मैं आपको सीडीपी की क्लास में बोली थी, लेकिन अभी नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एग्ज़ाम अभी है। तो मैं आपको, लेकिन इसको कुछ टाइम के मतलब कुछ टाइम में आपको दोनों क्लासेस देखने को मिलेगी, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस, मतलब आपको 1 घंटे की भी क्लास देखने को मिल सकती है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ये वीडियो आपको पसंद आए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इसके बाद यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करिए, कमेंट भी करिए जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मेरा पढ़ाने का सही तरीका नहीं हो रहा, या फिर कुछ चीज़ें ऐसे जो आपको और चीज़ें पूछनी है और यहाँ पे नहीं पूछ पा रहे हैं, तो उसे कमेंट में ज़रूर कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट में कमेंट ज़रूर मैसेज करिएगा। मैं उसका रिप्लाई 100% आपको दूंगी, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।